प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, हम लोग जो है लगातार जूलॉजी के एग्जाम पॉइंट्स को आगे बढ़ा रहे हैं। एक्चुअली में एग्जाम पॉइंट नंबर आपका 3 है, लेकिन यहाँ पे मिसप्रिंट होने के कारण 2 लिखा गया है। इसके पहले हम लोगों ने एग्जाम पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड कर लिए थे। बीच में क्लास आपकी बंद थी, आपको पता है, कुछ व्यस्तता के कारण आपकी क्लास रोकी गई थी। और 1 मार्च से आपकी सभी क्लास कंटिन्यू है। तो आज 2 मार्च है और आज हम लोग एग्जाम पॉइंट की अगली श्रृंखला को लेकर के आपके बीच में उपस्थित हैं। चलिए, आज से आपके सभी क्लासेस लगभग कंटिन्यू हैं और सभी क्लासेस आपको मिलेंगी। दूसरी तरफ से जो आपका एक संकल्प बैच था, संकल्प बैच में हम लोग हिंदी मीडियम में क्लास कर रहे थे। तो संकल्प बैच में आपकी क्लास में हमने पहले चैप्टर से स्टार्ट किया था। साइटोलॉजी पूरी कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद पहला चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने आपके साथ अमीबा पढ़ लिया था, पैरामीशियम पढ़ लिया था और उसके बाद यूग्लिना पढ़ लिया था। प्रोटोजोआ से संबंधित बीमारियां, उसकी एक हेडिंग है, तो वो पढ़ना है। या और टीजीटी की बात करें, अगर पीजीटी की बात करें तो लाइफ साइकिल भी पढ़ना है। तो टीजीटी को हमने पहले अलग करके, लक्ष्य है पहले टीजीटी वाला पोर्शन कंप्लीट कर लें, फिर पीजीटी वाले में जो इंक्रीज होगा तो फिर उसी चीज को रिपीट करते हुए रिवीजन भी होता रहेगा। और पीजीटी वाला जो हिस्सा छूटता जाएगा, जैसे लाइफ साइकिल है उसमें कई, तो उसको भी कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। बाकी क्वेश्चन आंसर तो संकल्प बैच का भी वीडियो आज शाम को आपको मिल जाएगा। यानी अब दोनों तीनों वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। उधर से एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू क्वेश्चन और असर्शन रीजन, ये सभी पार्ट आपको मिलते थे, वह भी आपको अपलोड होते रहेंगे। जिसके जो टाइम टेबल है उस टाइम टेबल के हिसाब से आपको मिलता रहेगा। ठीक है, बात करते हैं टीनिया सिजनेटा और टीनिया सोलियम। ये 2 स्पीसीज हैं अलग अलग टीनिया की। एक का नाम है सिजनेटा और दूसरे का नाम है सोलियम। दोनों जो हैं पैरासाइट हैं। और किसके पैरासाइट हैं? तो ह्यूमन के इंटेस्टाइन के पैरासाइट हैं। यानी ह्यूमन इंटेस्टाइन के पैरासाइट ये दोनों सिजनेटा और सोलियम होते हैं। इनके शरीर को 3 भागों में बांटा गया है, स्कोलेक्स, ग्रीवा और स्ट्रोबिला। ये 3 भागों में बटे हुए हैं। अक्सर पूछ लिया जाता है कि वो कौन सा ऐसा हिस्सा है जो टीनिया सोलियम में पाया जाता है लेकिन टीनिया सिजिनेटा में नहीं पाया जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। कह रहा है टीनिया सोलियम के स्कोलेक्स भाग में तुंडक, चूसक और हुक 3 भाग पाए जाते हैं। यानी स्कोलेक्स भाग को 3 भागों में बांट दिया गया है। तुंडक, चूसक और हुक में बांट दिया गया, यानी पाए जाते हैं। परंतु टीनिया सिजनेटा में टुंडक या रोस्टेलम, ठीक है, टुंडक को क्या कहते हैं? रोस्टेलम कहते हैं, या हुक नहीं पाए जाते हैं। यानी एक ही भाग पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ क्या? चूसक पाया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। अगर पूछ लिया जाए किसमें जो है रोस्टेलम और हुक एब्सेंट होते हैं यानी नहीं पाए जाते हैं, तो आप जाएंगे टीनिया सिजनेटा के साथ। आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर है। चलें आगे। कह रहा है वृषण, वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस, सिरस तथा सिरस सैक टीनिया के नर जननतंत्र के भाग हैं। कौन कौन से? वृषण, वासा इफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस, सिरस और सिरस सैक टीनिया नर जननतंत्र के भाग हैं। जबकि ऊटाइप, डिंबवाहिनी, अंडाशय, योनि, गर्भाशय, ठीक, और उसके बाद तथा महलिस ग्रंथि मादा जननतंत्र के भाग होते हैं। ठीक है, महलिस ग्रंथ किसके भाग होते हैं? मादा जननतंत्र के भाग होते हैं। फैसियोला हिपैटिका या यकृत पर्ण एक परजीवी है जिसके जीवन चक्र में 5 लार्वा होते हैं। किसके? फैसियोला हिपैटिका के जीवन चक्र में कितने लार्वा अवस्था होती हैं? 5 लार्वा अवस्था होती है। मेरेसीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा और मेटासर्केरिया लार्वा। 5 लार्वा अवस्था फैसियोला हिपैटिका में पाया जाता है। ठीक है, हेक्साकैंथ लार्वा जो है ये टीनिया, हेक्साकैंथ लार्वा टीनिया या फीता क्रीम की लार्वा अवस्था होती है। यकृत क्रीम भेड़ तथा अन्य मवेशियों जैसे कि बकरी, सुअर आदि के यकृत की वाहिकाओं में पाया जाता है। इसके जीवन चक्र में विभिन्न लार्वा अवस्थाएं जैसे कि मेरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा आदि पाए जाते हैं। इन दोनों अवस्थाएं तैरने वाली होती हैं। इनमें 2 अवस्थाएं तैरने वाली होती हैं, जैसे कि मेरेसीडियम और सर्केरिया। ये दोनों अवस्थाएं तैरने वाली अवस्था होती है।
मेरेसीडियम अवस्था सीलिया युक्त होता है। मेरेसीडियम अवस्था जो होती है एक ऐसी होती है सीलिया युक्त होती है। याद रखिएगा, ये सभी याद रखने वाले चीजें आपके सामने है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एकदम टू दी पॉइंट जिसे कहते हैं। तो ये सभी एग्जाम पॉइंट ही है और टू दी पॉइंट है। एग्जाम को ध्यान में रख करके बायोलॉजी एग्जाम पॉइंट, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, सबके लिए फोकस किया गया है। आप इसे लगातार पढ़ते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज की जानकारी आपको मिलती रहे। इकाइनोकोकस, इकाइनोकोकस छोटा फीता क्रीम है। इकाइनोकोकस छोटा फीता क्रीम होता है। इसकी लंबाई 3 से 6 मिलीमीटर तक होती है। इसकी लंबाई 3 से 6 मिलीमीटर तक होती है। इसमें प्राथमिक पोषक कुत्ते होते हैं। यह मानव को प्रभावित कर सकता है। इकाइनोकोकस भी मानव को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसका प्राथमिक पोषक कौन होता है? तो डॉग होते हैं, यानी कुत्ते होते हैं। ज्वाला कोशिकाएं प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में पाई जाती हैं। ज्वाला कोशिकाएं उत्सर्जन अंग का काम करती हैं। ये उत्सर्जन से संबंधित होती हैं। इन कोशिकाओं के मध्य में एक बड़ी गुहा होती है। इसमें से कुछ फ्लैजिला के सिरे आपस में मिल जाते हैं और इनकी गति से ज्वाला के समान संरचना दिखाई देती। इन्हें ज्वाला कोशिकाओं के नाम से जाना जाता है। सिस्टोसोमा को सामान्यतः रुधिर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। सिस्टोसोमा को सामान्यतः रुधिर फ्लूक के नाम से जाना जाता है। यह मनुष्य के रुधिर वाहिनियों में परजीवी होता है। इसका द्वितीयक पोषक घोघा होता है। नर सिस्टोसोमा में गायनिकोफोरिक कैनाल पाई जाती है। कह रहा है नर सिस्टोसोमा में गायनिकोफोरिक कैनाल पाई जाती है, जिसका उपयोग निषेचन के समय मादा को पकड़ने के लिए करता है। निषेचन के पश्चात मादा नर से अलग होकर अंडे देती है। सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडिया लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। सिस्टोसोमा के जीवन चक्र में रेडिया लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के जंतुओं में प्रायः एक से अधिक लार्वा अवस्था पाई जाती हैं। सिस्टोट्स में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। सिस्टोट्स में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। इस वर्ग के सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। इन्हें सामान्यतः टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। ये जंतु अपनी देहभित्ति द्वारा अपने पोषक से पचा हुआ तरल भोजन अवशोषित करते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु कशेरुकी के अंतःपरजीवी होते हैं। इनमें अवायवीय श्वसन होता है तथा आहार नाल पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। सामान्यतः इन्हें टेपवर्म के नाम से जाना जाता है। प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के जंतु टिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय होते हैं। प्लेटेहेल्मिन्थीज संघ के जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय होते हैं क्योंकि इनमें 3 जर्मिनल स्तर पाए जाते हैं, जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। आप जानते हैं जो द्विस्तरीय होते हैं यानी डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, उनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म तो पाया जाता है, लेकिन बीच में मेसोग्लिया नामक सब्सटेंस भरा रहता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, इसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, यानी एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म में 3 लेयर में बटे होते हैं। इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है और इससे अरी सम्मित नहीं होती है। इनमें अरी सम्मित नहीं होती है। इनकी सम्मित कैसे होती है? बाइलेटरल होती है। टीनिया एक परजीवी जंतु है। टीनिया एक परजीवी जंतु है जो कि मनुष्य के आंत में पाया जाता है। इसमें आहार नाल पूर्ण रूप से अनुपस्थित होती है, अतः मुख नहीं पाया जाता। यह अपना भोजन पोषक की आंत से देहभित्ति द्वारा अवशोषित करता है। चूषक इसे पोषक की आंत से चिपकने में सहायता करते हैं। टीनिया जो एक मानव का परजीवी है, पाचक रस से बचने हेतु यह अपने शरीर से पाचक रस और
अवरोधक क्षारीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड स्रावित करते हैं, जो उसके शरीर के चारों ओर एक आवरण के रूप में पाया जाता है। फिर से देखिए, कह रहा है टीनिया जो एक मानव का परजीवी है, पाचक रस से बचने हेतु यह अपने शरीर से पाचक रस अवरोधक क्षारीय म्यूकोपॉलीसैकेराइड स्रावित करते हैं, जो इनके शरीर के चारों ओर एक आवरण के रूप में पाया जाता है। टीनिया प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ का एक सदस्य है जो अपना जीवन चक्र दो पोषदों मनुष्य और सूअर में पूर्ण करता है। वयस्क परजीवी मनुष्य की आंत में एक लंबी अपारदर्शक फीते के रूप में पाया जाता है। टीनिया एक नर परिपक्वता उभयलिंगी जंतु है। चप्टाक्रिम प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ के प्राणियों को कहा जाता है। इनके आहार नाल या तो अपूर्ण होता है या अनुपस्थित होता है। इनमें गुदा अनुपस्थित होता है। फैसियोला हिपैटिका एक द्विपोषदी परजीवी है। इसका जीवन चक्र दो पोषदों में पूर्ण होता है। पहला भेड़ प्राथमिक पोषद माना जाता है क्योंकि इसमें इसकी वयस्क अवस्था होती है, और दूसरा घोघा मध्यस्थ पोषद माना जाता है जिसमें विभिन्न लार्वा अवस्थाएं होती हैं। टेपवर्म के शरीर में मिथ्या खंड पाए जाते हैं जिससे देह खंड कहते हैं। इसमें अंतिम खंडों में अंडे भरे होते हैं जिन्हें ग्रेविड कहते हैं। एक खंड मुख्य रूप से अलग होते हैं जिसे एपोलिसिस के नाम से जाना जाता है। चपटे कृमियों में देह गुहा में एक तरल मेजोडर्मी ऊतक भरा होता है जिसे पैरेन्काइमा या मेजेनकाइमा कहते हैं। यह एक द्रव स्थैतिक कंकाल के रूप में कार्य करता है तथा अंगों को अपने स्थान पर स्थिर रखता है। ब्लैडर क्रिम टेपवर्म का एक लार्वा है जो कि सूअर या गाय की मांसपेशियों में विकसित होता है तथा अधपके मांस को खाने वाले मनुष्यों को संक्रमित करता है। टीनिया सोलियम या टेपवर्म की दो लार्वा अवस्थाएं होती हैं, हेक्साकैंथ और सिस्टीसर्कस या ब्लैडर वर्म। जब सूअर जो कि द्वितीयक पोषद होता है का मांस सिस्टीसर्कस से अत्यधिक संक्रमित होता है तो इसे मिस्लेपोर्क के नाम से जाना जाता है। टीनिया एक परजीवी होता है। मिस्लेपोर्क के नाम से जाना जाता है। टीनिया एक परजीवी होता है जो आंत का रहता है। इसके चारों ओर द्रवीय माध्यम होता है। इसके द्वारा यह द्रवीय माध्यम से अपने शरीर के अंदर के तरल के बीच संतुलन बनाने को ऑस्मोट्रॉफी कहते हैं। क्या कहा जाता है? ऑस्मोट्रॉफी कहा जाता है। जब अलैंगिक अवस्थाएं अल्प विकसित होती हैं तथा लैंगिक अवस्थाएं अत्यधिक विकसित होती हैं तब ऐसी पीढ़ी एकांतरण को एलोजेनेसिस कहते हैं। जब अलैंगिक अवस्थाएं अल्प विकसित और लैंगिक अवस्थाएं अत्यधिक विकसित होती हैं तब ऐसी पीढ़ी एकांतरण को एलोजेनेसिस कहते हैं। ऐसा पीढ़ी एकांतरण यकृत यानी फैसियोला हिपैटिका में होता है। ऐसे जंतु जिनमें भ्रूणी अवस्था में तीन जननी के स्तर बनते हैं उसे त्रिस्तरीय जंतु कहा जाता है। टर्बिलेरिया, सिस्टोडा तथा ट्रिमेटोडा संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज के वर्ग के हैं। वर्ग सिस्टोडा के सभी जंतु अंतःपरजीवी होते हैं। ट्रिमेटोडा के जंतु बाह्य तथा अंतःपरजीवी होते हैं, जबकि टर्बिलेरिया के सदस्य मुख्यतः स्वतंत्र परजीवी के रूप में जाने जाते हैं। अगली टॉपिक है आपकी एस्केलमेंथीज। ठीक, नहरुआ एस्केलमेंथीज फाइलम का जंतु है। यह एक परजीवी है जिसका प्राथमिक पोषक मनुष्य होता है, जबकि साइक्लोप्स द्वितीयक पोषक के रूप में जाना जाता है। नर एस्केरिस तथा मादा एस्केरिस में कई विभिन्नताएं होती हैं। नर की मोटाई कम होती है तथा इसकी पूंछ मुड़ी होती है, जबकि मादा की पूंछ सीधी होती है। नर में
क्लोएका से दो सुई जैसी संरचना निकलती है। नर में क्लोएका से दो सुई जैसी संरचना निकलती है, जिन्हें पीनियल स्पिक्यूल्स या कपुलेटरी सीटी के नाम से जाना जाता है। यह मैथुन के समय सहायता करते हैं। लिप्स एम्फिड यौन पूंछ नर तथा मादा दोनों में होती हैं। नर एस्केरिस में एक वृषण जबकि मादा एस्केरिस में दो अंडाशय पाए जाते हैं। सीट वर्म पिनवर्म का दूसरा नाम है, जिसका वैज्ञानिक नाम एंट्रोबियस वर्मिकुलरिस है। यह मनुष्य का सबसे साधारण निमेटोड्स परजीवी जो लगभग संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। वास्तविक देह गुहा वह होती है जो भ्रूणी मेजोडर्म से उत्पन्न होती है। शरीर की दीवार या आहार नाल के मध्य पाई जाने वाली गुहा जो किसी ऊतक से घिरी नहीं होती उसे स्यूडोसिलोम कहते हैं। निमेटोडा संघ के सदस्यों में अखंडित स्यूडोसील पाया जाता है। प्लेटेहेल्मिन्थेज अखंडी अप्रगुहिक प्राणी, जबकि एनेलिडा बिखंडा प्रगुहिक प्राणी है। मोलस्का यूसिलोमेट प्राणी है, जबकि कोमल शरीर खंडयुक्त नहीं होता है। एस्केरिस के जीवन चक्र में भ्रूणी परिवर्धन के बाद ग्रेस्टुला का निर्माण होता है। यही बाद में लंबा होकर के प्रथम शिशु प्रावस्था बनाता है, जिसे रेमडिटी फार्म लार्वा के नाम से जाना जाता है। फाइलेरिया परजीवी बाउचेरिया लसिका ग्रंथ में तथा वाहिनियों में अवरोध उत्पन्न कर देती है। ये विशेषकर नीचे के पादों तथा जनन अंगों की लसिका वाहिकाओं में होते हैं, जिस कारण वहां सूजन उत्पन्न हो जाती है। हाथी पांव या फाइलेरिया रोग बाउचेरिया वैंक्राफ्टी नामक एस्केल्मिन्थीज से उत्पन्न होता है। इसका वाहक एक संक्रमित क्यूलेक्स मादा मच्छर होता है। जब यह संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर मनुष्य को काटता है तो इसके परजीवी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। फाइलिरेसिस नामक रोग बाउचेरिया द्वारा उत्पन्न होता है। यह एस्केल्मिन्थीज या निमेटोडा संघ का जंतु है। इस रोग के परजीवी का वाहक मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है। बाउचेरिया बैंक्राफ्टी एस्केल्मिन्थीज संघ का सदस्य है, जो शीतोष्ण क्षेत्रों में हाथी पांव या फाइलेरिया रोग हेतु उत्तरदायी है। वयस्क कृमि लसिका वाहिकाओं एवं लसिका द्रव्य में रहता है। ये निश्चित अवधि में विशेष रूप से रात्रि के समय 10 से 4 बजे सुबह तक रक्त में आते हैं। इसीलिए इसे लार्वा को माइक्रोफाइलेरिया नेक्टरना कहा जाता है और इसी समय परीक्षण हेतु रक्त का नमूना लेना उचित होता है। एस्केरिस के अधिचर्म में अलग अलग कोशिकाएं नहीं होती, बल्कि इसमें साइटोप्लाज्म की एक सतत स्तर होता है, जिससे केंद्रक बिखरे होते हैं, जिससे सिंसिशियल या सिनोसिटिक कहते हैं। जब नर तथा मादा को बाह्य लैंगिक अंगों के आधार पर अलग अलग पहचाना तो ये जा सके तो इसे लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। एस्केरिस को नर एवं मादा के बाह्य लक्षणों के आधार पर इन्हें अलग अलग विभेदित किया जा सकता है। एस्केरिस के जीवन चक्र में कुल 4 तरुण डिंबक अवस्थाएं होती हैं और यह 4 बार निर्मोचन करता है। प्राथमिक प्रावस्था का रेमडिटी फार्म लार्वा, द्वितीयक प्रावस्था का एम्ब्रियोनेटेड एग, तृतीय प्रावस्था का तरुण और चतुर्थ प्रावस्था का तरुण। एस्केरिस का प्रथम तरुण डिंबक रेमडिटी फार्म लार्वा कहलाता है। इसके द्वितीयक जुवेनाइल अवस्था को एम्ब्रियोनेटेड अंडे कहते हैं। यह अवस्था मनुष्य के लिए संक्रामक होता है। मनुष्य में मध्यस्थ पोषण अनुपस्थित होता है। एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक पोषदी अंतःपरजीवी है।
के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन मनुष्य के आंत में होता है। एस्केरिस में यच के आकार का उत्सर्जन तंत्र होता है। यह एक अकेली कोशिकाओं से विकसित होता है जिसे ड्रीनेट कोशिका कहते हैं। इस कोशिका से नलिकाओं का निर्माण होता है। ये संपूर्ण कैनाल आपस में मिलकर यच के आकार की दिखाई देते हैं। एस्केरिस में शुक्राणु पुच्छ विहीन अमीबॉयड तथा असममित होते हैं। एस्केरिस को गोलकृम भी कहा जाता है। मेलोडोजाइन नामक निमेटोड की कुछ प्रजातियां विभिन्न वृक्षों, झाड़ी तथा साग की जड़ों में को रोगग्रस्त कर देते हैं, जिसे रूट नाट के नाम से जाना जाता है। अगली पॉइंट है आपकी लोआ लोआ एक निमेटोड है जो लोआ लोआ फाइलेरियासिस नामक रोग पैदा करता है। इस रोग का वाहक क्राइसेप्स प्रजाति की मक्खियां हैं। लोआ लोआ को आई वार्म के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह आंखों की श्लेष्मा में स्थापित होता है या पाया जाता है। तो आज के एग्जाम पॉइंट में सिर्फ 43 एग्जाम पॉइंट्स हैं। फिर बाकी के लिए हम लोग आगे की दिशा में बढ़ते रहेंगे। अगली एग्जाम पॉइंट का इंतजार करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।